नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन सिंघल है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में इस सीरीज को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और हमने देखा लास्ट वीडियो में कि एक्चुअली में हम रीट्स के अंडरलाइंग एसेट्स में क्या-क्या ओन कर सकते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट कैंपसेस एंड कमर्शियल रियल एस्टेट्स की फोटोग्राफ्स देखी थी, जो हमें हेल्प करता है विजुअलाइज करने में व्हाट एक्चुअली वी विल बी ओनिंग, और वो बहुत ही जरूरी भी है। आज हम फॉर्मली इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं और एक्चुअल में रीड्स क्या होते हैं वो हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। दोस्तों, हमारा इस कोर्स में एजेंडा है कि हम एक अवेयर मार्केट पार्टिसिपेंट बन सके, और एजेंडा ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करूं। तो हम अपने लर्निंग एजेंडा पे ही स्टिक करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट आर रीट्स, व्हाट कैन इंडियन रीट्स एक्चुअली ओन, इंडिया में क्या क्या तरीके के रीट्स हैं, टाइप ऑफ रीट्स, व्हाई वर इंडियन रीट्स क्रिएटेड, एंड द क्वाजी डेट इक्विटी नेचर ऑफ द रीट। तो इसको हम सबको हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूं और हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूं और हम स्टार्ट करते हैं रीट्स को बिल्कुल बेसिक से। और आज का हमारा यही एजेंडा है कि हम रीट्स को एक बिल्कुल लेमैन की तरह समझें, और उसको समझने के बाद हम कैसे अवेयर मार्केट पार्टिसिपेंट बन सकें। सो रीट्स फ्रॉम द बेसिक्स। So what is REIT? REIT stands for Real Estate Investment Trust। तो दोस्तों, इसके जब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो हम ये वर्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो ये ट्रस्ट वर्ड है, इसको हम समझेंगे। तो origin, REITs originated in the United States in the 1960s as a mechanism to allow retail participant to participate in large scale income generating commercial real estate that would otherwise be accessible only to institutions and high net worth individuals। तो दोस्तों, ये सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में आया था करीब 1960s में। पहले क्या होता था कि इंस्टीट्यूशनल या हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ही इन कमर्शियल रियल एस्टेट्स में ओनरशिप कर पाते थे, बट जब से ये इंस्ट्रूमेंट आया तो एक रिटेल पार्टिसिपेंट भी इसमें अपनी हिस्सेदारी ले पाया। तो इंडिया में ये रेगुलेशन 2014 में आया था। इंडिया SEBI introduced the REIT framework in India in 2014 to enable retail participants or investors to access professionally managed commercial real estate assets like offices, shopping malls, warehouses without having to directly buy, ओन और मैनेज फिजिकल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, ये जो हेडेक है बाय करने का, उसको रजिस्टर करवाने का, उसको ओन करके मैनेज करने का, वो हेडेक हमारा काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर, अ रीट ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेज इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट एसेट्स। इट इज रजिस्टर्ड एज अ बिजनेस ट्रस्ट, नॉट अ कंपनी। तो ये एक बिजनेस
ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड होता है, नॉट अ लाइक इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड लाइक अ कंपनी, नॉट अ इनकॉर्पोरेटेड लाइक अ लिस्टेड कंपनी, एंड इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी अंडर द सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। अब दोस्तों हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इंडियन रीट्स आर मैंडेटेड टू डिस्ट्रीब्यूट एटलीस्ट 90% ऑफ देयर नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NDCF, टू यूनिट होल्डर्स। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोस अगर हम एक लेमैन की तरह समझे, जो भी मैंने कमाई करी उसके जो खर्चे मैंने करे और जितना मेरे पास बच गया उसका 90% मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है मिनिमम। कुछ कुछ रीट्स तो ऐसे हैं जो भी उन्होंने कमाई करी, जो भी उनके खर्चे थे उसमें से उन्होंने निकाल लिए और 100 का 100% भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एटलीस्ट दे शुड डू एटलीस्ट सेमी एनुअली, हर 6 महीने में उनको करना होता है। बट इन प्रैक्टिस मोस्ट इंडियन रीट्स डिक्लेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टरली। अपने इंडिया में हमने देखा कि जनरली 6 महीने में सेबी रेगुलेशन के हिसाब से बोलता है कि आपको करना है, बट जनरली हर 3 महीने में ही वो 90% नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो व्हाट कैन एन इंडियन रीट ओन? इंडिया में रीट्स क्या क्या ओन कर सकते हैं? इंडियन रीट्स आर permitted to own income or rent generating real estates. They are not permitted to own speculative land banks. So इंडिया में REITs they can only invest in जहां पे हमें फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट में इनकम या रेंट जनरेट हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि दे कैन बाय अ स्पेक्यूलेटिव लैंड बैंक और उसका फ्यूचर में स्पेक्यूलेशन करे कि इसका लैंड का प्राइस एप्रिशिएट होगा। तो दिस मेक्स इट वेरी स्पेशल कि दे आर नॉट अ स्पेक्यूलेटिव प्रोडक्ट, दे ओन इनकम और रेंट जनरेटिंग रियल एस्टेट्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जब हमने डिफरेंट डिफरेंट कैंपसेस या जो हमारे बिल्डिंग्स थे हमने उनके फोटोग्राफ्स देखे थे, तो एक्चुअली में वहां पे लोग काम करते हैं, वहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज हैं और वो हर महीने कुछ रेंट उन लैंडलॉर्ड्स को पे करते हैं। तो इंडिया में देयर आर ऑफिस स्पेसेस, ग्रेड ए कमर्शियल ऑफिस लीज्ड टू कॉर्पोरेशंस, आईटी फर्म्स एंड एमएनसीज। द डोमिनेंट एसेट क्लास इन इंडियन रीट टुडे, जनरली जो भी हमारे लिस्टेड रीट्स हैं इंडिया में, 6 में से 5 रीट्स दे आर ऑफिस स्पेसेस, या इनको हम कमर्शियल रियल एस्टेट भी बोलते हैं। दूसरा हो गया रिटेल या शॉपिंग मॉल्स, प्रीमियम शॉपिंग मॉल्स लीज टू एंकर टेनेंट्स एंड रिटेल ब्रांड्स। जैसे कि इंडिया में एक ही रीट है जो कि लिस्टेड है, उसका नाम है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट, इज इंडियाज फर्स्ट प्योर प्ले रिटेल रीट। और आगे जाके भविष्य में हम ये देख सकते हैं, सेबी का रेगुलेशन भी है कि दे कैन ओन होटल्स। काफी सारे रीट्स होटल्स भी ओन करते हैं एक्चुअली में, रिजॉर्ट्स, सेल्फ स्टोरेज फैसिलिटीज, वेयर हाउसेज एंड इंडस्ट्रियल पार्क्स। अभी इंडिया में ये कॉमन नहीं है, बट आगे जाके भविष्य में जरूर हो सकता है। These are permitted but less common in Indian REITs currently. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे एम्फेसाइज करना चाहिए कि रेगुलेटरी रूल, तो एटलीस्ट 80% ऑफ रीट्स एसेट्स बाय वैल्यू मस्ट बी
completed and income generating. सो अगर एक रीट 100 रुपए के एसेट्स को होल्ड करता है तो उसमें से 80 रुपए के एसेट्स इनकम जनरेटिंग होने ही चाहिए. द रिमेनिंग 20% मे बी इन्वेस्टेड इन अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स और परमिटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. हो सकता है कि जो बचा हुआ 20%, 100 रुपए में से 80 रुपए तो मेरे कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट में होना चाहिए जिसमें मेरे को इनकम रेंट आ रहा हो, और जो बाकी का 20% है वो या तो अंडर कंस्ट्रक्शन में या परमिटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड, वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. अनलाइक अदर रियल एस्टेट कंपनीज, जैसे कि दूसरी रियल एस्टेट कंपनीज हैं डीएलएफ, गोदरेज, ओब्रॉय, रुस्तम जी, शाहपुर जी, उनका जो मेन धंधा है वो है कंस्ट्रक्शन का, बट इनका धंधा है इनकम जनरेट करने का. तो अनलाइक अदर रियल एस्टेट कंपनीज, अ रीट डज नॉट डेवलप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज टू रीसेल देम. As per the regulation, assets acquired or constructed must be held for at least 3 years. तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें हमने आज खरीदा कल बेच दिया, तो ये कोई फ्लिपिंग नहीं कर रहे रीट्स. एक्चुअली में उनको जब वो अगर खरीदते हैं या बनाते हैं तो उनको मिनिमम 3 साल तक होल्ड करके रखना है. तो इंडिया में जो 2 तरीके के रीट्स हैं जिसमें हमने बात किया, कमर्शियल ऑफिस रीट्स एंड दूसरा रिटेल जैसे कि मॉल रीट, तो उनमें क्या डिफरेंस और की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. द टू प्राइमरी रीट टाइप्स इन इंडिया हैव डिस्टिंक्ट बिजनेस मॉडल. दोनों का अलग अलग बिजनेस मॉडल है. दोनों का टेनेंट प्रोफाइल, जो उनके किराएदार हैं वो भी डिफरेंट है. उनके इनकम डायनामिक्स, कमाई के तरीके, जो उनके कमाई के तरीके हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट है. अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग बोथ हेल्प्स इन मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड एलोकेशन डिसीजन. तो अब हम समझते हैं कि जो 2 तरीके के ऑफिस और शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंसेस हैं. सो टेनेंट, ऑफिस मॉल के जो टेनेंट्स होते हैं वो जनरली आईटी फर्म्स होते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं, बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से बीएफएसआई कंपनीज होती हैं, लार्ज कॉरपोरेट ऑक्यूपायर्स विद स्ट्रॉन्ग क्रेडिट क्वालिटी होते हैं. सो जनरली इंडिया में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है आफ्टर द कोविड, जिसको हम बोलते हैं जीसीसीज, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स. काफी सारी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑफिसेस को आउटशोर करके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में खोल रही हैं. तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस जीसीसी मूवमेंट. रिटेल में क्या होता है, एंकर रिटेलर होता है एक बहुत बड़ा सा, जैसे जारा या एच&एम का स्टोर खोल दिया एक मॉल में, 3 फ्लोर का, 4 फ्लोर का, तो वो उसको हम बोलेंगे एंकर रिटेलर. फूड एंड बेवरेजेस जिसको हम बोलते हैं एफ एंड बी ब्रांड्स. तो एक शॉपिंग मॉल में हम देखते हैं कि एक थिएटर होता है, उसमें अलग अलग फूड एंड बेवरेजेस भी होता है, एक फूड काउंटर भी होता है. तो उसमें अलग अलग तरीके के टेनेंट्स होते हैं. एंटरटेनमेंट के लिए जैसे पीवीआर, आइनॉक्स, ये भी इनके टेनेंट होते हैं. सो इट्स अ मिक्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल टेनेंट्स. तो लीज ड्यूरेशन क्या रहती है ऑफिस रीट का, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ अराउंड 3 to 9 years. तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल लीज होती है, जनरली इंडिया में 3 से 9 साल तक के लिए होती है. हाई टेनेंट स्टिकीनेस होती है ड्यू टू देयर फिट आउट इन्वेस्टमेंट. तो जनरली जब एक टेनेंट आता है
तो वो काफी सारा फिट आउट्स का इन्वेस्टमेंट भी करता है, अपने टेबल चेयर्स बोर्डरूम मीटिंग रूम्स अलग अलग उसके जो फिट आउट्स के कॉस्ट होते हैं, तो उसको वो स्टिकी बना देता है कि वो मोर नंबर ऑफ इयर्स उस जगह पे काम करेगा। वहीं पे रिटेल रीट्स जो होते हैं उसका मिक्स ऑफ शॉर्टर फूड एंड बेवरेजेस लीजेस होते हैं, जिसमें कि कुछ फूड एंड बेवरेजेस जैसे कि वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, साल भर 2 साल, वो चेक करते हैं कि क्या ये मॉल में मेरा जो फूड काउंटर है वो एक्चुअली में चलेगा या नहीं चलेगा। तो समटाइम्स दे आर टेस्टिंग दी वाटर्स एंड समटाइम्स लीज आर लॉन्गर फॉर द एंकर लीजेस, जो जिसे हमने बात करी जारा, एच&एम, पैंटलून्स, जो ये बड़े बड़े जो हमारे रिटेल ब्रांड्स हैं, उनका जो लीज रहता है वो जनरली लॉन्गर रहता है एंड इनका रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट रहता है। ये बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑफिस रीट्स में जनरली जो मेरा रेवेन्यू होता है, एक जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है उसका कोई रेवेन्यू शेयरिंग नहीं होता, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही उस पे हमें एक रेंट मिलता रहता है। बट रिटेल रीट में क्या होता है, अगर मेरा फुटफॉल इंक्रीज हो जाए तो उसमें जो मेरा रेवेन्यू होगा उसमें भी एज अ लैंडलॉर्ड मेरे को एक हिस्सेदारी मिलेगी। तो इट मेक्स अ स्टैंड आउट डिफरेंट। बट अगेन अगर कल को मेरा फुटफॉल मॉल में कम हो जाए तो जो मेरा रेवेन्यू है ऑफ टेनेंट कलेक्शन वो कम हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं रेंट एस्केलेशन। तो कॉन्ट्रैक्चुअल रहता है, स्पेशली देखा गया है इंडिया में टिपिकली जो टेनेंट जो रेंट एस्केलेशन होता है वो 5% पर एनम होता है एंड दे आर प्रिडिक्टेबल इनकम ग्रोथ बिल्ट इन। तो जनरली हर साल 5% का, आपका अगर 100 रुपए का रेंट था आज तो अगले साल 105 का हो जाएगा, 105 पे 5% दोबारा बढ़ेगा। तो ऐसे 5% का रेंट एस्केलेशन जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा जाता है। और जो हमारा रिटेल रीट है उसमें एक बेस रेंट रहता है और एक रेवेन्यू शेयरिंग कंपोनेंट रहता है। तो हमें एक मिनिमम रेंट तो मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ अगर मेरा फुटफॉल इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसके बेसिस पे मेरा रेवेन्यू वॉलेटाइल हो जाता है। सो इनकम मोर टाइड टू द कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड फुटफॉल। तो अगर एक मॉल जो जहां पे प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हो या एक प्रीमियम मॉल हो, वहां पे अगर कल को लोग कम आएंगे या ज्यादा आएंगे तो उसके बेसिस पे मेरा रेवेन्यू एज अ लैंडलॉर्ड डिफाइन होगा। इनकम स्टेबिलिटी, दे आर जनरली हाई। ऑफिस जो कमर्शियल ऑफिस रहते हैं वो हाई इनकम स्टेबिलिटी के साथ आते हैं। उनका जो टेनेंट बेस होता है, दे आर डाइवर्सिफाइड ब्लू चिप टेनेंट्स एंड दे हैव अ प्रिडिक्टेबल लीज एक्सपायरी। तो अगर हमने 3 से 9 साल का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हमें पता है कि वो बंदा अगले 3 से 9 साल तक लॉक इन में है। जनरली 5 साल का लॉक इन, अगर किसी का कोई अलग अलग लॉक इन है तो हमें पता है कि अगर उसने लॉक इन से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया तो उसका जो पेनल्टी है उसको वो पे करना पड़ेगा। तो रिटेल रेट में जो इनकम स्टेबिलिटी रहती है वो मॉडरेट रहती है। इट इज डिपेंड्स ऑन द मॉल क्वालिटी, लोकेशन, फुटफॉल एंड द ब्रॉडर कंजम्पशन साइकिल। इंडियन एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो अभी 5 रीट हो गए हैं, एम्बेसी, माइंडस्पेस, ब्रुकफील्ड, नॉलेज, और एक 5th रीट अभी पिछले महीने ही लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बगमाने रीट। और अगर हम रिटेल रीट में बात करें तो इंडिया में एक ही रीट है जिसका नाम है नेक्सिस सेलेक्ट ट्रस्ट, इंडियाज ओनली लिस्टेड प्योर प्ले रिटेल रीट
with 17 grade A malls. सो वाई वर इंडियन रीट्स क्रिएटेड? क्या जरूरत थी इंडियन रीट्स की? तो अब ब्रीफ हिस्ट्री, अगर मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलूं, तो 1960s में फर्स्ट रीट लिस्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटाइज्ड कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लोबली. तो सबसे पहले 1960s में यूनाइटेड स्टेट्स में यह प्रोडक्ट हमें लॉन्च होते हुए दिखा था. 2000s में एशिया में यह प्रोडक्ट पॉपुलराइज होना स्टार्ट हुआ. रीट स्प्रेडिंग रैपिडली अक्रॉस एशिया, सिंगापुर, जापान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, बिकमिंग मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स. 2014 में इंडिया में सेबी इंट्रोड्यूसेस द रीट फ्रेमवर्क इन इंडिया. सोचो 2014 में सबसे पहले ये फ्रेमवर्क इंडिया में आया और पहला रीट आते आते 2019 हो गया. तो 5 साल बाद फ्रेमवर्क के बाद ये रीट सबसे पहले लॉन्च हुआ. सो द इंटेंट वाज channelize the institutional and retail capital into the commercial real estate efficiently. So this product really helps us also to bring many FDI, FII money, foreign investment money, which can channelize into real estates as well. सो 2019 में सबसे पहला रीट आया था अप्रैल के महीने में, जिसका नाम था एम्बेसी रीट, विच वॉज द इंडियाज फर्स्ट लिस्टेड रीट एंड एशियाज लार्जेस्ट ऑफिस रीट एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग. 2024-25 में, और इनफैक्ट अगर मैं ये बात करूं 2025-26, आज की डेट में इंडिया के पास 6 लिस्टेड रीट्स हैं with a combined asset under management of 2.7 lakh crore and a cumulative distribution of 31,700 crore since 2019. तो जैसे हमने बात करा था कि 90% of their net distributable cash flows they have to distribute to the unit holders. तो हमने देखा कि लास्ट 7 साल में 2019 के बाद 31,700 करोड़ रुपए एज अ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है. तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो 1000 से ज्यादा लिस्टेड रीट्स हैं, क्लोज टू 2 ट्रिलियन प्लस एसेट अंडर मैनेजमेंट है, एंड 57% ऑफ ग्लोबल लिस्टेड रियल एस्टेट है. तो अगर हमारे पास 100 रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो उसमें से 57% ये कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबली. सो अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गहरे टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि रीट्स किस कैटेगरी में आएगा. क्या रीट्स एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है? क्या रीट्स एक इक्विटी प्रोडक्ट है? तो इसको हम समझते हैं रीट के दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो इसको हम बोलेंगे द क्वाज़ी डेट इक्विटी नेचर ऑफ रीट. इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ. तो रीट, वेयर डज अ रीट फिट इन द इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम? तो रीट हैज डेट नेचर also and it has equity nature. Why it has debt nature? Let's learn. So more like a debt because they have to mandatorily distribute 90% of their NDCF, which are predictable, which are recurring income like interest payment. जैसे कि हम अपने बैंक में एक पैसा देते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो हमें हर 6 महीने या साल भर में कुछ इनकम मिलती है जो कि एक प्रिडिक्टेबल इनकम होती है और वो एक रेकरिंग इनकम होती है. हमें हर बार मिलती है जब तक हम इन्वेस्टेड होते हैं. उसका जो अंडरलाइंग एसेट्स है, दे आर फिजिकल इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज
नॉट प्योरली अर्निंग ड्रिवन। तो एक्चुअली में अगर हम देखें तो उनका जो एसेट्स हैं वो फिजिकल रियल एस्टेट्स हैं। दे आर नॉट ओनिंग एनी स्पेक्यूलेटिव जो कि आज लिया कल बेच के हमें प्रॉफिट आएगा, वो उस तरह से नहीं है। they are lower volatility they have lower volatility compared to pure equity in the short run। तो जनरली इक्विटी शॉर्ट रन में काफी वॉलेटाइल हो सकता है, बट जनरली रीट्स देखा गया है उसके जैसे कि डेट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो दे आर मोर प्रिडिक्टेबल रेवेन्यूज, रिकरिंग इनकम्स, तो विच मेक्स इट अ लोअर वॉलेटिलिटी प्रोडक्ट। इक्विटी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें कि वाई दे आर लिंक टू इक्विटी एज वेल, हम क्यों बोल रहे हैं कि रीट्स आर मोर डेट एज वेल एज इक्विटी। सो इक्विटी अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो यूनिट्स आर लिस्टेड एंड फ्रीली traded on National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange। Price discovery happens through market forces। तो अगर हम इसको बोलें तो जो रीट्स हैं दे आर फ्रीली ट्रेडेड ऑन एक्सचेंजेस एंड वन कैन बाय एंड सेल विद इन फ्यू सेकेंड्स एज वेल। तो उसकी वजह से दे बिकम वॉलेटाइल एंड द प्राइस डिस्कवरी हैपेंस थ्रू द मार्केट फोर्सेस। डिमांड सप्लाई के थ्रू इसके जो एक्चुअल प्राइसेस हैं वो निकल के आते हैं। द कैपिटल एप्रिसिएशन पोटेंशियल एज अंडरलाइंग प्रॉपर्टी ग्रोज ओवर टाइम। तो जो इसके जो अंडरलाइंग एसेट्स हैं जैसे कि एक उसका लैंड है, लैंड के ऊपर हमने जो कंस्ट्रक्शन कर रखी है, जो इनपुट कॉस्ट है वो फ्यूचर में तो इंक्रीज होती ही है। तो जनरली देखा गया है तो कैपिटल एप्रिसिएशन पोटेंशियल है इसके अंदर। एक जगह हमें इनकम मिल रही है, रेंट मिल रहा है, दूसरी जगह जो मेरा अंडरलाइन प्रॉपर्टी है उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है। सो उसके कैपिटल एप्रिसिएशन पोटेंशियल्स भी हैं। जनरली देखा गया है कि जो रीट है उसका जो हमें हर 3 महीने में इनकम रेंट मिलता है और जो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो लंपी होता है। कभी एक साल में बहुत सारा मिल जाता है और कभी कभी कुछ सालों में कुछ नहीं मिलता। Distribution amounts vary with the occupancy, rental rates and the REIT performance। तो उसके भी कुछ वेरिएबल्स है जैसे कि इक्विटी के वेरिएबल्स होते हैं जिसकी वजह से उसके रेवेन्यूज, या अगर हम रीट्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसके जो रेंटल्स होते हैं उसके कुछ वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो रेंटल्स हैं वो वॉलेटाइल हो सकते हैं, जिसमें से हमारा ऑक्यूपेंसी, रेंटल रेट्स और रीट का क्या परफॉर्मेंस है वो। तो रीट्स प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड्स विद इन इनबिल्ट कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोडक्ट। तो रीट्स को जनरली बोला जाता है दे आर टोटल रिटर्न प्रोडक्ट। दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड्स यानी कि रेंटल यील्ड्स प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। तो आई होप दोस्तों आपको ये इसके बारे में समझ आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो बट ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हम एक्चुअली में क्या सीख रहे हैं और क्या हम जो उसका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे हाईली रेगुलेटेड है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपका कोई कमेंट है, कुछ आपको पूछना है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।